अच्छा, इसमें ये जो टेबल है ये बड़ा काबिल गौर टेबल है, और इसमें हमने सबसे पहले तो ये हाइपोथेसिस की डेवलपमेंट को देखा था जो लास्ट लेक्चर में, और 3 तरह के हाइपोथेसिस हमने सीखे हैं कि इस तरह 3 तरह के हाइपोथेसिस हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। यानी आपके जो क्वेश्चंस हैं इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन हो सकता है, वो लोअर टेल टेस्ट हो सकता है, वो अपर टेल टेस्ट हो सकता है, या वो 2 टेल टेस्ट हो सकता है। ठीक है, यानी अगर आपका ऑल्टरनेटिव लेस, ऑल्टरनेटिव ग्रेटर दैन में, या ऑल्टरनेटिव नॉट इक्वल टू में आए, तो ये 3 तरह के ही हाइपोथेसिस हो सकते हैं, और इनको हमने तीनों को डिस्कस किया है। जो सबसे पहली चीज़ आपने इस्टेब्लिश करनी है किसी भी हाइपोथेसिस प्रॉब्लम में, वो हाइपोथेसिस को इस्टेब्लिश करना होता है। उसको करने के बाद हम टेस्ट स्टेटिस्टिक जो है इसको कैलकुलेट करते हैं, और टेस्ट स्टेटिस्टिक जो है वो वही वैल्यू है जो जी वैल्यू ऑलरेडी हम सीख चुके हैं चैप्टर नंबर 7 में। चैप्टर नंबर 7 में हम जी वैल्यू को कैलकुलेट करना सीख चुके हैं, और उसमें एक्स बार आपका सैम्पल मीन है, म्यू नॉट आपका पॉपुलेशन मीन है, और सिग्मा आपका पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, और एन आपका सैम्पल साइज़। बिल्कुल वही इंग्रेडिएंट जो चैप्टर नंबर 7 के इंग्रेडिएंट हैं। चैप्टर नंबर 7 में सिर्फ ये म्यू नॉट था, वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार अमूमी तौर पे होता था, और वो भी पॉपुलेशन मीन ही होता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद रिजेक्शन रूल की तरफ आते हैं। रिजेक्ट एच नॉट ये होता है जो फर्स्ट वाला होता है, यानी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का जो ऑपोजिट होता है उसे हम एच नॉट कहते हैं। तो सारे जो रूल हैं वो एच नॉट को रिजेक्ट के हैं। ठीक है, हम एच नॉट ही रिजेक्ट कर सकते हैं और कुछ नहीं रिजेक्ट कर सकते। ठीक है, तो एच नॉट की रिजेक्शन के लिहाज से रूल डिज़ाइन हुए। रिजेक्ट एच नॉट इफ़ पी वैल्यू लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा। अब इसमें पी वैल्यू क्या है, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ये भी मैं आपको समझाऊंगा, और अल्फ़ा क्या चीज़ है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, यानी बेसिक आपने ये याद रखना होगा कि पी वैल्यू अगर अल्फ़ा से कम हो तो आप एच नॉट को रिजेक्ट कर देते हैं। ये एक मेथड है रिजेक्शन का। एक और मेथड रिजेक्शन का होता है जिसमें आप जी लेस देन इक्वल टू माइनस जी अल्फ़ा आए तो फिर भी आप रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसमें ऑफ कोर्स जी जो है वो यही जी है जो हम टेस्ट स्टैट से लेके आते हैं, और जी अल्फ़ा के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये कहाँ से आएगा। तो अब कहने का ये मतलब है कि जी से ऑलरेडी आप फेमिलियर हैं। पी वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करनी है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। अल्फ़ा क्या होता है ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ। ये जी, तो ये जी ऑलरेडी है, और ये माइनस जी अल्फ़ा, यानी जी अल्फ़ा कहाँ से आएगा वो भी मैं आपको कैलकुलेट करके अभी बताऊंगा। और इन सब में यही चीज़ यूज़ हो रही है, पी वैल्यू अल्फ़ा जी अल्फ़ा, पी वैल्यू अल्फ़ा जी अल्फ़ा बाई 2, यानी ये सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ हो रही हैं। इनके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम किसी प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ या प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं जहाँ से ये हमें सारे इंग्रेडिएंट मिलेंगे, यानी जहाँ हमें हाइपोथेसिस की इस्टेब्लिशमेंट होगी, उसके बाद जी की कैलकुलेशन होगी, उसके बाद बाकी जो पैरामीटर्स हैं वो कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज की तरफ जो है वो मूव करते हैं। तो बिल्कुल आप साथ रहें इंशाल्लाह। ये इजी वाली चीज़ें सारी जो अभी गुजर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 15 से जो है वो वर्ड प्रॉब्लम शुरू होते हैं, जो कि चैलेंजिंग टास्क वही होता है। तो इसके ऑलरेडी हमने हाइपोथेसिस तो इस्टेब्लिश कर ली है, लेकिन आज फिर हम हाइपोथेसिस को एक दफ़ा फिर इस्टेब्लिश करेंगे, और देन जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। इंडिविजुअल फिलिंग फेडरल इनकम टैक्स रिटर्न पीरियड टू 31 मार्च रिसीव्ड एन एनुअल रिफंड ऑफ, ये एवरेज रिफंड है $1056। कंसीडर द पॉपुलेशन ऑफ लास्ट मिनट फाइलर हु मेल देयर टैक्स रिटर्न ड्यूरिंग द लास्ट 5 days ऑफ द इनकम टैक्स पीरियड। तो ये उन जो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है। रिसर्चर सजेस्ट दैट द रीज़न इंडिविजुअल वेट अंटिल द लास्ट 5 days इज़ दैट ऑन एवरेज दीज इंडिविजुअल रिसीव लो रिफंड दैन डू अर्ली फाइलर्स। ठीक है, तो लो रिफंड बेसिकली आप रिसीव करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आप बेसिकली सबसे पहले
अपना ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एस्टैब्लिश करते हैं विच इज़ लोअर दैन 1056, तो इसका जो ऑपोजिट होता है वो नल हाइपोथेसिस होता है, और वो ग्रेटर दैन, अगर ये लेस में है तो वो ग्रेटर दैन इक्वल टू में आ जाएगा। तो इस तरह से आप हाइपोथेसिस जो है वो इस्टेब्लिश कर लेते हैं। और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी हम अभी नोट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे सैम्पल साइज है फॉर सैम्पल ऑफ 400 इंडिविजुअल्स, इट मीन्स दैट कि n हमारे पास आ चुका है। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा n 400 who filed tax return between 10 and 15 April and sample mean refund was $910। सैम्पल मीन को हम x बार से डिनोट करते हैं और ये 910 है। बेस्ड ऑन द प्योर एक्सपीरियंस पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा इज़ $1600। तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपके पास आ चुका है विच इज़ $1600। तो अब यहाँ से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं सिग्मा x बार, जो कि सिग्मा स्क्वायर रूट n होता है, और ये 1600 है डिवाइडेड बाय 400, और 400 का ऊपर स्क्वायर रूट। क्या हो गया इसको, ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। इसका स्क्वायर रूट जो है वो 220 आएगा। 400 का स्क्वायर रूट करें तो 20 आता है। तो सॉल्व किया तो 1600 डिवाइडेड बाय 20, ये 0 इस 0 से कैंसिल, और ये 8 और 0। सिग्मा x बार जो है वो क्या हुआ 80। ठीक है, ये ऑलरेडी आपको पता है फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 से। ठीक है, अब हम z को कैलकुलेट करेंगे जो सेकंड स्टेप है। ये फर्स्ट स्टेप पे आप हाइपोथेसिस की इस्टेब्लिशमेंट करते हैं और दूसरे स्टेप पे आप z को कैलकुलेट करते हैं। और z मैंने आपको बताया कि x बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट n जो है ये बेसिकली सिग्मा x बार ही होता है। ठीक है, तो वो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया हुआ है, यानी ये 910 माइनस, और ये जो इसमें चीज़ आएगी इस म्यू नॉट में ये वाली टर्म, इन दोनों में से कोई भी लिख लें, 1056 डिवाइडेड बाय 80। ठीक है, तो ज़्यादा मुश्किल तो चीज़ नहीं है। अब आप सिंपली माइनस कर दें 910 माइनस 1056 माइनस 146 डिवाइडेड बाय 80। हम इसको डिवाइड करेंगे 80 से, तो ये 1.8 आता है, माइनस 1.82 या 3, यानी अगर इसको राउंड ऑफ करें तो 83 आ जाएगा। ये लैदा से है, ये और ये लैदा से है। z की वैल्यू आपके पास माइनस 1.83 आ जाती है। ठीक है, अब आपने क्या करना होगा कि जो भी आपके पास z की वैल्यू आती है आप उसको, ये आपकी z की वैल्यू है माइनस 1.83,
इसको आपने देखना है सी या लुक इनटू दी जी स्कोर टेबल। लुक इनटू जी स्कोर टेबल। इसको जी स्कोर टेबल में आप आइडेंटिफाई करें और देखेंगे इसके करस्पॉन्डिंग एरिया क्या आता है। तो जी स्कोर टेबल आपको पता ही है, जी स्कोर टेबल आप गूगल पे लिखें, जी स्कोर टेबल। अच्छा, अब ये आपके पास जी स्कोर टेबल है। -183, ये -1.8, 0, 1, 2 और 3, तो ये बना 0.336। अब इसको जी स्कोर टेबल में देखने से जो चीज़ आती है उसे हम कहते हैं पी वैल्यू। ठीक है, पी वैल्यू कैसे आए कि हमने z को, जो z -1.83 है, इसको हमने जी स्कोर टेबल में देखा और उसके करस्पॉन्डिंग जो एरिया जो भी आएगा, जो भी वहाँ आपको मिले वो आप लिख लें और वही आपके पास पी वैल्यू होगी। ठीक है, और ये पी वैल्यू आपके पास बेसिकली अगर आपके पास लेफ़्ट टेल या राइट टेल टेस्ट होता है तो, यानी मैं आपको लेफ़्ट और राइट टेल के बारे में बता देता हूँ सिग्निफिकेंटली कि वो क्या चीज़ होती है। अगर आपका जो टेस्ट है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो लेस में हो या ग्रेटर में हो, ठीक है, उसे वन टेल टेस्ट कहते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपका लेस में हो या ग्रेटर में हो तो वन टेल टेस्ट होता है। अगर नॉट इक्वल टू में है तो फिर वो टू टेल टेस्ट होता है। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये वन टेल टेस्ट है। तो वन टेल टेस्ट के लिए जो पी वैल्यू आती है वो एज इट इज़ यही पी वैल्यू होती है जो इसके करस्पॉन्डिंग आपने लेनी है। अगर टू टेल टेस्ट होता है तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने उसके लिए क्या प्रोसीजर करना होगा। ठीक है, तो ये पी वैल्यू आपके पास आ गई। अब अल्फ़ा क्या होता है? अल्फ़ा आपकी स्टेटमेंट में लिखा होता है। अल्फ़ा जो होता है वो आपकी स्टेटमेंट में होता है और उससे हम पढ़ेंगे और वहाँ से अल्फ़ा को तलाश करेंगे। ये बेसिकली सिग्निफिकेंस लेवल होता है। सिग्निफिकेंस लेवल को हम अल्फ़ा कहते हैं। और अगर ये सिग्निफिकेंस लेवल आपको स्टेटमेंट में गिवन ना हो तो फिर वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस लेवल बाज़ दफ़ा गिवन होता है। कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बेसिकली आपके पास कुछ भी हो सकता है। कॉन्फिडेंस लेवल 99% हो सकता है और 95% हो सकता है या फिर 90% हो सकता है और 90% कॉन्फिडेंस लेवल हो सकता है। तो जो अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा इज़ दी ऑपोजिट ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल। ठीक है, या तो स्टेट में आपको सीधा सीधा अल्फ़ा मिलेगा तो आप वही अल्फ़ा लिखेंगे, या फिर आपको मिलेगा कॉन्फिडेंस लेवल। तो कॉन्फिडेंस लेवल में क्या होता है कि अल्फ़ा इज़ दी ऑपोजिट ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल। तो अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल, मैं आप ये डिटेल आपको बता दूं, अगर कॉन्फिडेंस लेवल आपका 99% होता है तो अल्फ़ा आपका
1% होता है। अगर कॉन्फिडेंस लेवल आपका 95% होता है तो अल्फ़ा आपका 5% होता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल 90% हो तो अल्फ़ा आपका 10% होगा। तो ये मीनिंग है, या तो सिंपली स्टेटमेंट में आपको अल्फ़ा ही गिवन होगा तो आप वो अल्फ़ा यूज़ करेंगे, लेकिन अगर अल्फ़ा यूज़ नहीं करेंगे, अगर आपको गिवन नहीं होता तो कॉन्फिडेंस लेवल गिवन होगा, तो कॉन्फिडेंस लेवल से हम अल्फ़ा को एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे इस रूल से, जो मैंने अभी ये टेबल लिख दिया है। तो लेट्स सी इस प्रॉब्लम में अल्फ़ा क्या है। अभी चलते हैं स्टेटमेंट में। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि एट अल्फ़ा 5% व्हाट इज़ योर कंक्लूजन। तो अल्फ़ा उन्होंने हमें 5% दे दिया हुआ है, तो अल्फ़ा जो है वो 5% है। ठीक है, अब हम अपने रिजेक्शन रूल की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये इधर चार्जर नहीं लगा हुआ था। अच्छा, अब इसमें जो रिजेक्शन रूल हमने पढ़ा हुआ है, इफ़ जो फर्स्ट रिजेक्शन रूल रिजेक्ट, सॉरी सबसे पहले तो रिजेक्ट लिखेंगे। रिजेक्ट H नॉट if P वैल्यू लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा, हम H नॉट को रिजेक्ट कर देंगे। अब P वैल्यू आपके पास 0.0336 है और अल्फ़ा है 0.05। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये ट्रू है, तो हम रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्ट H नॉट करेंगे। इट मीन्स दैट कि जो हाइपोथेसिस हमारा है ये वाला, ये जो रिसर्चर क्लेम है वो सही है, जो रिसर्चर जिस लिहाज से सोच रहा है कि ऑल्टरनेटिव अब ट्रू हो चुका है, क्योंकि हम H नॉट को रिजेक्ट कर चुके हैं, ये चीज़ हमारी रिजेक्ट हो चुकी है। इट मीन्स कि ये हमारे पास एक्सेप्ट हो चुकी है कि वाकई ये इस तरह से होता है जिस तरह से वो रिसर्चर इसको तहकीक मतलब करना चाह रहे हैं इसके ऊपर। तो ये तो एक मेथड है रिजेक्शन का, और इसे हम कहते हैं P वैल्यू के थ्रू रिजेक्ट करना। अब दूसरा मेथड होता है हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच होती है। तो क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच के लिए हमें Z अल्फ़ा चाहिए होता है, Z अल्फ़ा। अब अल्फ़ा तो आप ऑलरेडी आपको पता है कि अल्फ़ा क्या है, 5% है। तो हमें क्या चाहिए, Z की वैल्यू एट 5%। तो Z की वैल्यू 5% पे फाइंड आउट करने के लिए आप अगेन Z टेबल पे जाएंगे और Z की वैल्यू 5% पे देखेंगे कि क्या है, व्हाट इज़ Z एट 5%। तो आप 5% पहले तलाश करें इस टेबल में, जहां आपको मिले तो उसके करस्पॉन्डिंग जो Z आएगा वो Z एट 5% होगा। ठीक है, तो वो Z की वैल्यू आपने नेगेटिव यूज़ करनी है या पॉजिटिव यूज़ करनी है, इस डिपेंडिंग अपॉन कि आपका टेस्ट जो है वो राइट टेल है या लेफ़्ट टेल है। तो सबसे पहले तो हम 5% आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो 5% ये यहाँ पे कहीं आ गया, ये 1.65 1.65 आ गया 5% के करस्पॉन्डिंग, -1.65। अच्छा, अगर आपका टेस्ट लेफ़्ट टेल होता है, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, वहीं से आपको पता चलता है कि आपका टेस्ट लेफ़्ट टेल है या राइट टेल है। तो ये अगर लेस में है तो आपका टेस्ट जो है वो लेफ़्ट टेल होता है, अगर ये ग्रेटर देन में आएगा तो ये राइट टेल टेस्ट होता है, अगर नॉट इक्वल टू में आता है फिर ये ट्रू टेल टेस्ट होता है। तो अब ये लेफ़्ट टेल टेस्ट है, तो लेफ़्ट टेल के लिए आपकी जो भी वैल्यू आए आप उसको एज इट इज़ लिख लेंगे। अल्फ़ा Z अल्फ़ा के करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू आती है आप उसको एज इट इज़ लिख लेंगे।
लेकिन अगर वो राइट टेल टेस्ट होता है तो फिर ये नेगेटिव हटा के उसको फिर लिखेंगे, ठीक है। अगर ये राइट टेल टेस्ट हो यानी ग्रेटर वाला हो अल्टरनेटिव, तो फिर वैल्यू 1.65 ही रहेगी, लेकिन ये नेगेटिव नहीं होगा। इस चीज़ को याद रखें कि सिर्फ लेफ्ट टेल टेस्ट में ये नेगेटिव साथ रहेगा। अब हमने इस जी अल्फ़ा को भी फाइंड कर लिया। अब इस जी अल्फ़ा का कंपैरिजन हम करते हैं इस तरह से, रिजेक्ट एच नॉट इफ जी अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू इफ ये मेरा मैं थोड़ा सा इफ जी वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू जी अल्फ़ा, हम रिजेक्ट कर देंगे एच नॉट को। तो अब आप जी की वैल्यू आपको पता ही है, वो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट की है 1.83 और लेस देन 1.65। तो अब आप देख लें कि ये भी ट्रू है कि 1.683 ये लेस है किससे, 1.65 से, तो ये भी ट्रू है। इट मीन्स कि हम रिजेक्ट एच नॉट कर देंगे। सो कंक्लूजन इज दैट वी कैन रिजेक्ट एच नॉट, ठीक है। तो ये इसका फाइनल कंक्लूजन है। तो ये रिजेक्शन रूल आपका क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच के थ्रू होता है, जी अल्फ़ा, ठीक है। ये क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच है, जो ऊपर किया है वो पी वैल्यू अप्रोच है। तो दोनों तरह से हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो ये क्वेश्चन आप को मैंने बेसिकली कर दिया। अब इसके अलावा मैं एक कोशिश करता हूँ एक राइट टेल का और देन फिर एक टू टेल का क्वेश्चन है वो भी पूरा कंप्लीट करूँगा। तो अभी फिर हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि हमें क्वेश्चन जो है वो मिलना चाहिए राइट टेल का। ये कह रहा है कि एज कंटिन्यू टू इंक्रीज। अच्छा, अब ये इंक्रीजिंग यानी राइट टेल का मुझे लग रहा है प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 16। तो सबसे पहले इसकी हाइपोथेसिस की इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, एक्सरसाइज 9.3, क्वेश्चन नंबर 16। In study entitled How Undergraduate Students Use Credit Card, it was reported that undergraduate students have a mean credit card balance of 3,173. ये उनका क्रेडिट बैलेंस है। The figure was an all-time high and had increased 44% over the previous 5 years. Assume that current study is being conducted to determine if it can be concluded that the mean credit card balance for undergraduate students has continued to increase compared to the April 2009। तो इंक्रीज के लिहाज से हमारा जो हाइपोथेसिस है वो इस्टेब्लिश हम करते हैं, एक नल और एक ऑल्टरनेटिव। तो सबसे पहले ऑल्टरनेटिव कि जो बैलेंस है वो इससे इंक्रीज़ कर रहा है और इसका अपोजिट लेस देन इक्वल टू में आ जाता है। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दी, ठीक है। अब बाकी चीज़ें भी हम नोट डाउन कर लेते हैं कि इसमें जो फर्दर है आपको बता रहा है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एविएशन इज़ 10,000, ठीक है। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एविएशन इज़ 1,000 और कह रहे हैं कि स्टेट नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो हमने कर ली है। व्हाट इज़ द पी वैल्यू ऑफ 180 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट।
तो सैम्पल साइज़ जो है वो 180 है और विद सैम्पल मीन क्रेडिट कार्ड बैलेंस यानी एक्स बार है 3325। तो यहाँ से हम सिंपली पहले तो सिग्मा एक्स बार को कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट n होता है। तो सिग्मा आपका 1000 और ये स्क्वायर रूट 180। तो स्क्वायर रूट 180 को हम कैलकुलेट कर लें पहले। स्क्वायर रूट 180 108, तो ये 13.41 है सिग्मा एक्स बार। तो अगेन 1000 डिवाइडेड बाय 13.41, तो ये 74.57 आ रहा है सिग्मा एक्स बार। तो ये सिग्मा एक्स बार यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। अब हमारी नेक्स्ट बारी है ये वन हाइपोथेसिस की इस्टेब्लिशमेंट और दूसरी चीज़ जी को कैलकुलेट करना। और जी आपको पता है ये एक्स बार माइनस म्यू नॉट ओवर सिग्मा एक्स बार। ठीक है, आपको पता है सिग्मा एक्स बार किसके इक्वल होता है, सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन के, ये एन है। तो यहाँ पे आपका जो सैम्पल है 3325 और ये है 31। ये जो म्यू नॉट है बेसिकली ये नंबर ही होता है, ये वाला, या ये लिख लें या ये लिख लें। 3173 डिवाइडेड बाय 74.57। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। -3325 माइनस 3173, ये 152 डिवाइडेड बाय 74.57। तो ये 2 के करीब आ जाता है, 2.03। ठीक है जी, तो ये जी की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इस जी की वैल्यू को हम टेबल में देखते हैं तो हमारे पास पी वैल्यू आ जाती है। जो आपने जी कैलकुलेट किया है इसके करस्पॉन्डिंग एरिया देखें टेबल में तो आपके पास जी की वैल्यू आ जाएगी। तो 2.03 इसको हम देखेंगे टेबल में। 2.03 0123 ये 97882 आता है, 97882। अब इसको आपने 97882। अच्छा, अब इसमें आपने थोड़ा सा फ़र्क देखा होगा कि हमने पी वैल्यू तो कैलकुलेट की लेकिन अब हमने 1 में से वो नंबर माइनस किया। तो अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अगर आपका जो टेस्ट है वो लेफ़्ट टेल होगा तो जो नंबर आप टेबल में देखेंगे एज इट इज़ वही लिख लेते हैं, वही पी वैल्यू होती है। लेकिन अगर राइट टेल टेस्ट होता है ग्रेटर वाला, उसे राइट टेल टेस्ट कहते हैं, तो आपने क्या करना है 1 माइनस जो टेबल में वैल्यू देखी है, ठीक है, फिर जो करके आंसर आएगा वही आपके पास पी वैल्यू होती है। तो इसे 1 में से आप माइनस कर लें। तो 1 माइनस 0.97882, तो ये मेरे पास 0.02118 आता है। तो ये पी वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, अब हम रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्ट H0 if p वैल्यू लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा। अब अल्फ़ा को हमें पता करना है, अल्फ़ा क्या है इसमें, तो इसमें 5% अल्फ़ा है, अगेन 5% है, तो ये 5% है।
और ये 0.02118, तो ये ट्रू है। इट मीन्स कि हम रिजेक्ट कर सकते हैं H0 को। इसके बाद हम क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच में हमें चाहिए Z अल्फ़ा चाहिए होता है। तो Z अल्फ़ा यानी Z एट 5%, तो हम 5% पे ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं पीछे वाली प्रॉब्लम में। ये 65 होता है, 1.65। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि माइनस तब आएगा जब हमारा टेस्ट लेफ़्ट टेल होता है, लेकिन ये राइट टेल टेस्ट है तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा, यानी 1.65 ही रहेगा। ठीक है, अब हम इसका Z अल्फ़ा का कंपैरिजन करते हैं Z वैल्यू से, और वो इस तरह से होता है रिजेक्ट H0 इफ Z ग्रेटर देन इक्वल टू Z अल्फ़ा। तो यहाँ पे हमारे पास Z की वैल्यू आ रही है 2.03, और ये ग्रेटर है किससे, 1.65 से, तो ये भी ट्रू है। तो ये रूल है रिजेक्शन रूल फॉर राइट टेल टेस्ट के लिए, Z ग्रेटर देन Z अल्फ़ा। तो यहाँ पे भी ये ट्रू हुआ। तो अब इस केस में हम कह सकते हैं, फाइनली हम कंक्लूड करेंगे कि वी कैन रिजेक्ट H0। तो ये कंक्लूजन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 हमने कर लिया, जो कि राइट टेल टेस्ट है, यानी हमने लेफ़्ट टेल टेस्ट भी कवर कर लिया और राइट टेल टेस्ट भी कवर कर लिया। अब हम फाइनली जो है वो कोशिश करते हैं टू टेल टेस्ट को कवर करने की। तो टू टेल टेस्ट के लिए मैं पहले देखूँ कि कौन सा प्रॉब्लम जो है डिफरेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये टू टेल टेस्ट के लिए बड़ा रीज़नेबल क्वेश्चन है। अब इसके लिए उसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन नंबर 17 है। तो अभी इसमें कह रहा है कि वॉल स्ट्रीट सिक्योरिटी फर्म पेड आउट रिकॉर्ड ईयर एंड बोनसेस ऑफ 125,500 पर एम्प्लॉय। तो ये बेसिकली हिस्टोरिकल डेटा या जो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन होती है, जो हिस्टोरिकल फैक्ट होता है, वो आपका बेसिकली नल हाइपोथेसिस में जा रहा होता है। सपोज वी वुड लाइक टू टेक अ सैम्पल ऑफ एम्प्लॉयज़ एट द Jones and Ryan Securities firm to see whether the mean year-end bonus is different from the reported mean। तो ये बेसिकली डिफरेंस के बारे में हम हाइपोथेसिस जो है वो टेस्ट करने जा रहे हैं। तो आपको पता ही है कि ये हम लिखने का हमारा तरीका है नलर, और सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि हमारा जो अमाउंट है वो इसके जो मीन है, यानी मीन इज़ डिफरेंट फ्रॉम 1 to 500, और ये फिर इक्वल में आ जाएगा, यानी इसका ऑपोजिट। ये हम सीख चुके हैं। ठीक है, ऑल्टरनेटिव में ये चीज़, ये देखिए हमने यहाँ ये जो चीज़ हमने ईयर एंड बोनस इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रिपोर्टेड। तो जिस चीज़ के बारे में हम जानना चाहते हैं, क्यूरियोसिटी है, उसे ऑल्टरनेटिव में हम लिखते हैं। ठीक है, और उसका ऑपोजिट जो है हमने नल में लिख दिया। अब हम डेटा से हम फाइंड आउट करेंगे जी की वैल्यू। सबसे पहले हम डेटा के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि सैम्पल ऑफ 40, यानी n है वो 40 है, और जो बोनस है, जो सैम्पल ईयर एंड बोनस, यानी सैम्पल मीन ईयर एंड बोनस, सैम्पल मीन x बार, यानी 118 = 0। x बार है 118 = 0, और हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए जो कि 30,000 है, और वो क्लियरली मेंशन है 30,000। और यहाँ से हम एक चीज़ क्लियरली कैलकुलेट सकते हैं, सिग्मा x बार, और वो ऑलरेडी हमें पता है कि सिग्मा जो है वो सिग्मा यानी 30,000 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n यानी 40 होता है। ठीक है, तो अब हम स्क्वायर रूट 40 करते हैं। स्क्वायर रूट 40, तो ये 6.32 आता है।
30,000 डिवाइडेड बाय 6.32। तो हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। 30,000 डिवाइडेड बाय 6.32 तो ये है 4746.83। सिग्मा एक्स बार यहाँ पे आ गया। अब हमें जी चाहिए, तो जी आपको पता ही है एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स बार। तो एक्स बार 118.0 माइनस एक्स म्यू नॉट, यही होता नंबर इनमें से कोई 125,500 डिवाइडेड बाय 4746.83। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जी की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल सेम है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। 118.0 माइनस 125,500 तो ये 7500 डिवाइडेड बाय 4746.83 तो ये माइनस 1.58 आता है, माइनस 1.58 आता है। अब आपने ये देखा कि ये इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, इसकी वैल्यू जो है वो जी की वैल्यू नेगेटिव आ रही, विच इज़ माइनस 1.58। तो अब आपने इसके करस्पॉन्डिंग पी वैल्यू देखनी है। तो अब पी वैल्यू जो इसके करस्पॉन्डिंग नंबर आएगा वही एक्चुअल पी वैल्यू होगी, हमें 1 में से माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये पॉजिटिव आता है तो फिर हम 1 माइनस समथिंग वो करते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी पीछे भी बताया है। लेकिन अब क्योंकि ये जी की वैल्यू नेगेटिव है, हम इसको टेबल में देखेंगे और जो 1.58 के करस्पॉन्डिंग नंबर आएगा वही हमारी पी वैल्यू है। माइनस पे जाते हैं, माइनस 1.58, 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये 57 आता है। 0.057 ये आ रहा है, ये पी वैल्यू है इसकी। ठीक है, अब इसमें आपने ये बेसिकली 2 टेल टेस्ट है। तो अब हमने एक और चीज़ इसमें देखनी है, अल्फ़ा हमारे पास क्या है। अल्फ़ा इसमें गिवन है 5%। तो अब क्या होगा कि अल्फ़ा जो है आपके पास 5% है। जब आपका टेस्ट 2 टेल हो, जब आपका टेस्ट 2 टेल हो तो आपने अल्फ़ा जो है उसको अल्फ़ा बाय 2 कर लेना। जब आपका टेस्ट 2 टेल होता है, नॉट इक्वल टू वाला। ठीक है, जो पीछे दोनों प्रॉब्लम की हैं लेफ़्ट टेल और राइट टेल, उनमें अल्फ़ा बिल्कुल वही होगा जो गिवन है, यानी 5%। लेकिन जब भी 2 टेल टेस्ट आता है यानी नॉट इक्वल टू वाला, उसमें जो अल्फ़ा होगा उसको आपने 2 पे डिवाइड कर देना। तो ये बेसिकली 0.025 आ जाता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि अब आपकी जो पी वैल्यू है वो है 0.057। ये लेस होनी चाहिए इस अल्फ़ा बाय 2 से। देन वी रिजेक्ट एच नॉट, ये रूल है उसके लिए जो 2 टेल टेस्ट है। रिजेक्ट एच नॉट इफ पी वैल्यू, यानी ये पी वैल्यू है, पी वैल्यू लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा। तो अब अल्फ़ा बाय 2 सॉरी पी वैल्यू तो हमारे पास 0.057 है। .057 है और अल्फ़ा बाय 2 करके 0.025
0.25 आ जाता है, यानी ये लेस। तो अब ये देखें 0.057 ये पी वैल्यू, और ये लेस देन इक्वल टू अल्फा नहीं है, ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। ठीक है, तो ये 57 बड़ा नंबर है, 0.025 छोटा नंबर, तो ये फॉल्स है, तो हम रिजेक्ट नहीं कर सकते अभी। ठीक है, अभी हम क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच भी देखते हैं। तो क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच के लिए आपने क्या करना होगा कि अल्फ़ा बाय 2 के करस्पॉन्डिंग, यानी जी अल्फ़ा बाय 2 के करस्पॉन्डिंग एरिया फाइंड आउट करेंगे, यानी 0.025 के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो 0.025 के करस्पॉन्डिंग हम एरिया देखेंगे। तो यहाँ पे 0.025 आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। 0.0 ये आ गया एग्जैक्टली 0.025, तो ये 1.96 आता है, -1.96। तो मैंने ये बताया है कि अगर आपकी जी वैल्यू नेगेटिव हो तो आपने इसको नेगेटिव ही लेना है। अगर आपकी जो जी वैल्यू आपने पीछे कैलकुलेट करके आए वो पॉजिटिव हो तो फिर आपने ये इसको पॉजिटिव लेना है, ये जी अल्फ़ा होता है। जी अल्फ़ा का नेगेटिव और पॉजिटिव, अगेन सुन लें, जी अल्फ़ा का नेगेटिव और पॉजिटिव डिपेंड करता है आपकी जी वैल्यू के ऊपर जो आप पहले कैलकुलेट करके आए हैं। अगर आपकी जी वैल्यू नेगेटिव है तो जी अल्फ़ा भी नेगेटिव होगा। अगर आपकी जी वैल्यू पॉजिटिव है तो ये भी फिर पॉजिटिव होगा, यानी 1.96 लिखेंगे फिर। तो अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। अगेन ये -1.96 है, तो इसके लिए रिजेक्शन रूल होगा, इफ़ जी वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू जी अल्फ़ा बाय 2, रिजेक्ट H0 इफ जी लेस देन इक्वल टू जी अल्फ़ा। अब जी की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, -1.58 और ये है -1.96। तो ये देखें कि ये -1.6 ये बड़ा नंबर है और ये -1.96 से छोटा नंबर है, तो ये फॉल्स है अगेन। तो फाइनली हम कंक्लूड करेंगे, वी कैन नॉट